अब नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम HTML के अंदर पढ़ने वाले हैं ये है मेरा लिस्ट एलिमेंट। यानी जब भी अगर हमें HTML के अंदर या ब्राउज़र के ऊपर अपनी लिस्ट को दिखाना होता है तो उसके लिए हम लिस्ट टैग का यूज़ करते हैं। हम लिस्ट को दो फॉर्म्स में दिखा सकते हैं, एक होता है बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में, यानी इस तरीके से आइटम A, आइटम B, आइटम C, इस तरीके की अगर हमें लिस्ट दिखानी होती है जिसमें यहाँ पर मेरे बुलेट पॉइंट्स आते हैं, मतलब सर्कल में वो जो डॉट्स आते हैं, इस तरीके की लिस्ट हो हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट कहने का मतलब है इस लिस्ट के अंदर अपना कोई एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं है। ये ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर B वाला आइटम हम ऊपर भी दिखा सकते थे, A वाला हम नीचे भी दिखा सकते थे, तो कोई सेट सीक्वेंस नहीं होता हमारे आइटम्स का। एंड वही दूसरी तरफ हमारे पास ऐसी लिस्ट भी होती है जिसमें हम लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जैसे मान लो रोल नंबर की लिस्ट निकली है तो उसमें हो सकता है A से जिसका नाम शुरू होता हो वो थोड़ा ऊपर आएंगे, B से जो नाम शुरू होता है वो बाद में आएगा, D से जो नाम शुरू होता है वो उसके बाद आएगा। एंड इस तरीके से मल्टीपल नेम्स जो हैं वो फॉलो करते हुए नीचे आएंगे। एंड सेम तरीके से अगर हमने ABCD की फॉर्म में दिखाया है तो इस तरीके की जो लिस्ट होती हैं इनको हम ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब इनका कोई फिक्स्ड एक सीक्वेंस है, 1 2 3 4 सीक्वेंस में आ रही है, ABCD सीक्वेंस में आ रही है। तो दोनों तरीके की लिस्ट को हम HTML में बनाना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। अब HTML के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट वाले टैग को यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं UL टैग का। UL टैग जो है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज़ होता है, पर सिर्फ UL टैग लिखने से हमारी लिस्ट क्रिएट नहीं होती। हर एक लिस्ट के आइटम को क्रिएट करने के लिए हमें इसके अंदर एक और टैग को यूज़ करना पड़ता है जो होता है हमारा लिस्ट आइटम टैग। तो अगर ये मेरा एक आइटम है तो इसके लिए मुझे एक li टैग यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए एक और li टैग यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए एक और li टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं कोई खाने की लिस्ट बना रही हूँ तो इस तरीके से लिस्ट आइटम टैग के अंदर मैं अपना फर्स्ट आइटम लिख सकती हूँ, फिर सेकेंड आइटम, फिर थर्ड आइटम, एंड जितने भी आइटम्स हम चाहें उतने आइटम्स अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो HTML के अंदर एक बार हम लिस्ट बनाकर देखते हैं। हमने क्या किया है, अपनी एक hello world.html नाम की फाइल ली है, इस पर प्रेस करेंगे हम एक्सक्लेमेशन रिटर्न, तो हमारा बॉइलर प्लेट कोड हमारे लिए जनरेट हो जाएगा और इस फाइल को टाइटल दे देते हैं हम लिस्ट इन HTML, कर लेते हैं सेव। अब बॉडी टैग के अंदर जहाँ हम सारा कंटेंट लिखते हैं वहाँ पर हम अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले तो अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग को लिखेंगे। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला जो हमने टैग बना लिया इसको सेव करें और रिफ्रेश करें ब्राउज़र में, तो अभी यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने से लिस्ट क्रिएट नहीं होती, उसके अंदर आइटम्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं। जैसे हम चाहें तो आइटम्स में लिख सकते हैं ब्रेड, नेक्स्ट आइटम हम लिख सकते हैं लेट्स से जैम, इस तरीके से जैम। इसके अलावा नेक्स्ट आइटम हम लिख सकते हैं लेट्स से फ्रूटी, हमने लिख दिया, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके से मेरे जो लिस्ट आइटम है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसे, वो मुझे दिखने शुरू हो जाएंगे अपने ब्राउज़र पर। अगर आपको जूम इन करना है तो यूजुअली हमारा जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर हम कमांड एंड प्लस वाला जो आइकन होता है उसको प्रेस करते हैं, नहीं तो आप सिंपली गूगल करके देख सकते हैं आपके ब्राउज़र के लिए क्या सेटिंग है। एंड यहाँ पर और थोड़े से आइटम्स क्रिएट करना चाहें तो लेट्स से हमने समोसा क्रिएट कर लिया, हमने डोसा क्रिएट कर लिया, सेव, रिफ्रेश। तो इस तरीके की जो लिस्ट होती है उसको हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ UL टैग एंड आर li टैग। अब हम चाहे तो एक और चीज़ भी कर सकते हैं, जैसे ये जो लिस्ट आइटम वाला टैग होता है इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम अपने लिस्ट आइटम के अंदर और भी डिफरेंट HTML टैग्स को लिख सकते हैं। जैसे अगर हम चाहें तो li टैग के अंदर हम अपने H2 टैग को लिख सकते हैं, तो H2 यानी मेरी हेडिंग वाला टैग, और यहाँ पर हम कुछ इस तरीके का लिख सकते हैं want to buy, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ से क्या हुआ, ये मेरा फर्स्ट लिस्ट आइटम हो गया जिसमें लिखा रहा है want to buy, और ये want to buy का फॉन्ट साइज काफ़ी बड़ा है, क्यों, क्योंकि इसे मैंने अपने H2 हेडिंग टैग के अंदर लिखा है। तो लिस्ट के अंदर सिर्फ मेरा नॉर्मल टेक्स्ट नहीं आता, मेरे दूसरे टैग जैसे मेरा पैराग्राफ टैग हो गया या मेरा बोल्ड टैग हो गया या फिर हमारा हेडर टैग हो गया या कोई और टैग भी हो गया, वो सारे के सारे टैग्स हम एज माई लिस्ट आइटम्स प्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड टाइप की लिस्ट की जो होती है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमें सिर्फ बाहर वाला जो टैग होता है उसकी जगह लिखना होता है OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड उसके अंदर नॉर्मली हम लिस्ट आइटम्स को वैसे ही क्रिएट करते हैं जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्रिएट किया जाता है। जैसे यहाँ से want to buy हटा देते हैं, सेव, एंड अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को ही कॉपी करके नीचे कर देते हैं पेस्ट, और अनऑर्डर्ड की जगह यहाँ पर कर देते हैं अपने टैग को ऑर्डर्ड लिस्ट, सेव, रिफ्रेश। तो ये वाली जो लिस्ट थी मेरी ये थी अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंड ये वाली लिस्ट मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। तो ऑर्डर्ड लिस्ट है तो इसमें 1 2 3 4 5 अब जो एलिमेंट्स हैं मेरे वो सीक्वेंस में प्रेजेंट होकर आएंगे। इसके अलावा अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो भी मेरा ऑर्डर है
उसका हम टाइप चेंज कर सकते हैं। तो OL के अंदर हम लिख सकते हैं टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा टाइप इज इक्वल टू कोट्स ए, तो मैंने कैपिटल ए यहाँ पर लिखा है, ये मैंने डबल कोट्स यूज किए हैं। ये टाइप इज इक्वल टू ए का क्या मतलब है, ये एक्चुअली हमारे एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं उसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, बट अभी के लिए याद रखना है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हमें टाइप चेंज करना है तो उसके लिए हम टाइप इज इक्वल टू वो टाइप लिख सकते हैं। इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो अब मेरी ऑर्डर्ड लिस्ट के सामने ABCDE आने लग गया, और यहीं पर कैपिटल ए की जगह हमने स्मॉल ए करके सेव करके रिफ्रेश किया होता तो क्या होता, स्मॉल ABCD, हमारे लिस्ट के जो आइटम्स है वो इस तरीके से प्रेजेंट होते। तो जो भी ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर टाइप को भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग दिस एट्रीब्यूट। अब वैसे तो और भी थोड़े से टाइप्स होते हैं, बट ये सबसे ज्यादा जनरली यूज होने वाले टाइप्स हैं। जब भी हम ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर रहे होंगे हम इन्हीं टाइप्स को यूज करके उसे क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि हम नॉर्मली कोई भी HTML टैग है जिसे अपने HTML के अंदर लिख सकते हैं। हम चाहे तो H1 टैग लिख सकते हैं, हम चाहे तो अपना पैराग्राफ टैग लिख सकते हैं, बट कभी कभी टैग के नाम के साथ हम कुछ और वैल्यू वहाँ पर लिख रहे होते हैं, कुछ और टेक्स्ट वहाँ पर लिख रहे होते हैं। उस टेक्स्ट को हम अपना एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द टैग। यानी एक तो है कि मैंने नॉर्मल कोई टैग लिख दिया, जैसे अभी तक हमने क्या किया था, ऑर्डर्ड लिस्ट का एक टैग लिखा था, बट उसके साथ अगर मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे अगर मुझे उस लिस्ट का टाइप चेंज करके उसका टाइप की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, तो ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम ऐड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो ये जो टाइप इज इक्वल टू ए था ये एक तरीके से एट्रीब्यूट था ऑर्डर्ड लिस्ट में। या फिर जैसे HTML वाले टैग में जब हम लैंग्वेज इज इक्वल टू EN लिखते हैं तो ये भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट कहने का क्या मतलब है, एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो HTML टैग के अंदर का ये जो एट्रीब्यूट है ये मुझे बता रहा है कि HTML में कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है। HTML में मेरी इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए मुझे कौन सा टाइप यूज करना है, मुझे ABCD इस तरीके का टाइप अपनी ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज करना है। तो जैसे हम अपनी अगर नॉर्मल बॉइलर प्लेट कोड देखें तो इसमें HTML के साथ हम लिखते हैं लैंग्वेज इज इक्वल टू इंग्लिश, तो ये मेरा एट्रीब्यूट है। मेटा टैग के अंदर जो ये मेरा कैरेक्टर सेट कैर सेट इज इक्वल टू UTF-8 लिखा हुआ है, ये भी मेरे पास अपना एक एट्रीब्यूट है। यहाँ पर ये जो नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, कॉन्टेंट इज इक्वल टू विड्थ स्केल, ये कॉन्टेंट इज इक्वल टू IE या इस तरीके से जितनी भी वैल्यू इज इक्वल टू समथिंग, ये क्या है, ये बेसिकली है A इज इक्वल टू समथिंग, जो डबल कोट्स में A इज इक्वल टू B, जिसमें डबल कोट्स के अंदर या आप चाहें तो सिंगल कोट्स के अंदर भी कोई भी वैल्यू है जिसको लिख सकते हैं। तो उसमें A वैल्यू लेफ्ट की तरफ आ रही होती है, B वैल्यू राइट की तरफ कोट्स के अंदर आ रही होती है। ये जो पेयर होता है दो वर्ड्स की जोड़ी होती है। अब इसमें जो A होता है इसी को हम अपना एट्रीब्यूट कहते हैं, यानी यहाँ पर लैंग्वेज मेरा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू इंग्लिश है, यहाँ पर टाइप मेरा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू A है। तो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। यहाँ पर कैर सेट मेरा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू हमने ये दी है, हम चाहे तो डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी। जैसे इस टाइप को अगर हम यहाँ पर सिंगल कोट्स में भी लिखेंगे, इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तब भी मेरा टाइप सेम ही रहेगा ABCDE, क्योंकि डबल कोट सिंगल कोट सिमिलर तरीके से इंटरप्रेट होते हैं HTML के अंदर। नेक्स्ट एलिमेंट HTML के अंदर जिसको हम पढ़ने वाले हैं ये है मेरा एंकर एलिमेंट। एंकर एलिमेंट हमारे पेज के ऊपर लिंक्स को ऐड करने के लिए यूज होता है। यानी कई बार हम कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर जाते होंगे जहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को क्लिक करके हम किसी और पेज पर जा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल सा एक विकीपीडिया का एग्जाम्पल लूँ, तो लेट्स सपोज विकीपीडिया के एवेंजर्स वाले पेज पर हम गए, तो जैसे यहाँ पर अब हम टॉक पर क्लिक करेंगे, तो टॉक पर क्लिक करने से हम क्या हो जाएगा, हम किसी और पेज पर चले जाएंगे। या यहाँ पर इस बेस्ड ऑन पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हम किसी और सेक्शन पर या किसी और पेज पर चले जाएंगे। तो इस तरीके का जो काम होता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिस पर क्लिक करने से हम किसी और जगह चले जाते हैं, उसे हम एंकर टैग की फॉर्म में यूज़ करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे लिंक्स कहते हैं, या HTML भाषा में इसे एंकर टैग कहते हैं। तो अपनी पेज पर भी अगर हमें लिंक्स को ऐड करना है तो उसके लिए हम एंकर टैग्स को यूज़ करते हैं। एंकर टैग का मतलब होता है बेसिक हमारा A टैग। अगर हम सिंपली A लिख लेते हैं तो ये मेरा एंकर टैग कहलाता है। और सिर्फ एंकर टैग लिखने से कुछ नहीं होता, एंकर टैग के साथ हमें लिंक करना पड़ता है कि आप इस पर क्लिक करके कहाँ पर जाना चाहते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हम google.com पर जाना चाहते हैं, तो लिंक करने के लिए एंकर टैग के जो ओपनिंग टैग होता है, ये मेरा ओपनिंग टैग है, ये मेरा क्लोजिंग टैग है। ओपनिंग टैग के अंदर हम अपने href ये वाला मेरा एट्रीब्यूट होता है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एट्रीब्यूट कहेंगे। फिर यहाँ पर href की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। अब ये सुनने में भारी सा लग रहा है, बट इसका बेसिक मतलब ये है लिंक।
कि कौन से लिंक पर आप जाना चाहते हैं इसको क्लिक करके। तो हाइपर लिंक रेफरेंस की वैल्यू जो है उसको हम सेट करेंगे google.com का पूरा लिंक। तो हम पूरा का पूरा लिंक लिखते हैं, सिर्फ google.com नहीं, google.com की पूरी वेबसाइट का हमें लिंक लिखना पड़ता है। और फिर हम एंकर टैग के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जिस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके हम उस लिंक को रीच कर लेंगे। अब ये जो सारी चीज़ें हमने बोली है इनको धीरे धीरे एक बार करते हैं। क्या करेंगे, पुराना जो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला जितना भी कोड था उसे हटा देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। यहाँ पर कर देते हैं टैग्स इन HTML, रिफ्रेश। एंड अब क्या करेंगे, अब एक एंकर टैग को हम क्रिएट करने वाले हैं। एंकर टैग को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली लिखते हैं ए, इसे करेंगे सेव, रिफ्रेश। तो सिंपली ए लिखने से स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं होगा, पर जब इस एंकर टैग के अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तब वो टेक्स्ट क्लिकेबल बनेगा। जैसे अगर मैंने गूगल लिख दिया, इसे करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो अभी क्या हुआ, सिर्फ यहाँ पर नॉर्मल सा गूगल डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। पर अगर हम गूगल का लिंक भी ऐड करते हैं, लिंक ऐड करेंगे ओपनिंग टैग के अंदर, हम लिखेंगे href हाइपर रेफरेंस इज इक्वल टू डबल कोट्स, ये मेरा एक एट्रीब्यूट है। और एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या लिखने वाले, लेट्स सपोज हमने लिखा google.com कि जैसे इस गूगल पे क्लिक करें हम google.com पे पहुंच जाएं। सेव, रिफ्रेश। google.com क्या है, एक लिंक है। तो क्या होगा, ये छोटा सा लिंक हमारी स्क्रीन पर हमें दिखाई देने लग जाएगा। एंड इस पर क्लिक जैसे ही हम करेंगे ना, हम इस पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ ये कह रहा है योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, यानी ये आपकी फाइल तक पहुंच नहीं पा रहा। कह रहा है हो सकता है आपकी फाइल मूव हो गई है, एडिट हो गई है या डिलीट हो गई है, एरर ये दिखा रहा है फाइल नॉट फाउंड। तो इसने क्या किया, HTML ने ये समझा कि href में जो आपने ये google.com लिखा है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि google.com आपके कंप्यूटर की कोई एक फाइल है जिसे अब ब्राउज़र ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बट google.com एक फाइल नहीं है, google.com तो पूरी की पूरी वेबसाइट है। पर उस वेबसाइट पे जैसे ही आप google.com करते हैं, इस वेबसाइट का लिंक सिर्फ google.com नहीं है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे एक्सपैंड करेंगे, क्लिक करके क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया, एक और बार क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करने से पूरा एक्सपैंड हो जाएगा। तो हम सिर्फ google.com पर सर्च नहीं करते, जब भी हम google.com लिखते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, हम https ये :/www.google.com ये पूरा लिंक होता है गूगल का। एंड इस पूरे लिंक को हमें कॉपी करके पेस्ट करना होता है। इसमें https क्या है, इसमें www क्या है, इनकी शायद फुल फॉर्म्स होंगी जो हमने बचपन में सीखी होंगी। https हमारी एक प्रोटोकॉल होती है जिसके बारे में हम बाद में सीखने वाले हैं। www का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो पूरे वेब के ऊपर google.com को सर्च किया जाएगा। बेसिकली google.com बस के साथ अगर हम लिंक करना चाहते हैं तो हमें पूरा का पूरा लिंक लिखना पड़ेगा। इसे करेंगे सेव और यहाँ पर जाकर अभी के लिए करेंगे इसे रिफ्रेश। अब रिफ्रेश किया तो दिखने में कोई चेंज नहीं आएगा, पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, वैसे ही क्लिक करके क्या हुआ, क्लिक करके हम सीधा google.com पर पहुंच गए। बैक कर सकते हैं। उसी तरीके से हम चाहें तो एक और एंकर टैग क्रिएट कर सकते हैं। इस एंकर टैग में हम लिख देंगे नेटफ्लिक्स और इसे लिंक कर देंगे netflix.com के साथ। मैंने लिखा href और netflix.com का पूरा लिंक ले लेते हैं, netflix.com इसे करते हैं कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट। तो netflix.com है https और www.netflix.com और /in का मतलब लिंक्स के अंदर यूजुअली होता है इंडिया। जहाँ पर कोई ऐसी वेबसाइट होगी जिसको यूएस के लिए अलग वर्जन दिखाना होगा वो यूएस लिखती है, यूके के लिए अलग वर्जन होगा तो वहाँ पर /UK या इस तरीके की कुछ चीज़ होगी। जैसे यहाँ पर बस ऐसे ही गेस कर रहे हैं कि IN की जगह अगर हम UK लिख के इसे रिफ्रेश करें तो भी IN आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट शायद वो ट्रैक कर रहा है कि हमारा जो IP है वो इंडिया का है। तो इसे कर लेते हैं हम क्रॉस। एंड अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने नेटफ्लिक्स लिखा है, ये नेटफ्लिक्स को लिंक कर दिया, इसे कर लेते हैं सेव, रिफ्रेश। तो एक लिंक मेरे गूगल का आ गया, एक लिंक मेरे नेटफ्लिक्स का आ गया। अब हम अगर गूगल पर क्लिक करेंगे तो ये गूगल पर पहुँच जाएगा, बैक करेंगे, नेटफ्लिक्स पर क्लिक करेंगे तो नेटफ्लिक्स पर पहुंच जाएगा, इसको बैक कर सकते हैं। इस तरीके से मल्टीपल वेब पेजेस या मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनको हम अपने मेन वेब पेज के साथ लिंक कर सकते हैं। अब हमारा जो एंकर टैग होता है, इस एंकर टैग के अंदर जो मेरा href नाम का एट्रीब्यूट होता है, इस एट्रीब्यूट के अंदर हम 2 तरीके के लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। एक लिंक होता है हमारे पास एब्सोल्यूट लिंक और एक लिंक होता है हमारे पास रिलेटिव लिंक। एब्सोल्यूट लिंक कहने का मतलब है वो लिंक जो डायरेक्टली इंटरनेट पर जैसा दिखता है वैसे के वैसा वहाँ पर पेस्ट हो गया। एब्सोल्यूट लिंक में जैसे अभी हमने गूगल लिंक कर रखा है, नेटफ्लिक्स लिंक कर रखा है, इस तरीके के लिंक्स को एब्सोल्यूट लिंक्स कहते हैं। रिलेटिव लिंक्स के अंदर यूजुअली हम अपनी फाइल के लिंक्स लिखते हैं। जैसे फाइल के लिंक कहने का मतलब है कि अगर अभी हम helloworld.html के ऊपर है तो यूजुअली जब भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज, मतलब एक HTML पेज से दूसरे HTML पेज तक जाने के लिए
इस तरीके से हम लिखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं मैंने होम का ऑप्शन बना दिया और होम को किसी और पेज के साथ लिंक करने के लिए हम अपने रिलेटिव लिंक को यूज़ करेंगे। तो ये जो दूसरा पेज होगा ये भी कुछ ऐसी फाइल होगी जो हमारे सिस्टम के अंदर ही होगी। रिलेटिव यानी जिस भी फोल्डर के अंदर हम हैं या जिस भी फाइल पर हम काम कर रहे हैं उसके रिलेटिव में हम अपने लिंक को लिख रहे हैं। तो वहाँ पर यूजुअली अगर हमने कोई और index.html या कोई और HTML फाइल बनाई है तो उसका भी हम लिंक जो है यहाँ पर href के अंदर लिख सकते हैं। बट अभी के लिए वो चीज़ हम नहीं कर रहे होंगे क्योंकि अभी के लिए हमने नया नया HTML सीखना शुरू किया। अभी के लिए जो पेज लिंकिंग या मल्टीपल पेजेस को क्रिएट करने वाली चीज़ हो जाएगी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। बट डेफिनेटली बाद में जाकर जब हम अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होंगे उस टाइम पर हम मल्टीपल पेजेस क्रिएट करके उनको लिंक करना भी सीखेंगे। बट अभी के लिए ये याद रख सकते हैं कि एब्सोल्यूट लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो इंटरनेट पर होस्टेड किसी चीज़ के साथ हमें कनेक्ट करवाते हैं, और रिलेटिव लिंक्स में हम उन लिंक्स की बात कर रहे हैं जो हमारे फाइल सिस्टम के अंदर ही कहीं ना कहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। तो दोनों तरीके के लिंक्स हम अपने एंकर टैग्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट जिसको हम पढ़ने वाले हैं HTML में ये है मेरा इमेज एलिमेंट। अब इमेज एलिमेंट का क्या काम होता है? इमेज एलिमेंट हमारी पेज के ऊपर किसी इमेज को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। इमेज एलिमेंट को ऐड करने के लिए हम अपने इमेज टैग को यूज़ करते हैं और मेरा जो इमेज टैग होता है वो एक सिंगल टैग होता है। अभी तक जितने भी टैग्स को हम पढ़ते आए हैं, जैसे मेरा H1 टैग हो गया जो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे मेरा पैराग्राफ टैग हो गया जो इस तरीके से लिखा जाता है, या मेरा एंकर टैग हो गया जो इस तरीके से लिखा जाता है, ये सारे के सारे मेरे पेयर वाले टैग है। पेयर टैग कहने का मतलब है कि इनमें ओपनिंग टैग अलग होता है, क्लोजिंग टैग अलग होता है। तो दो टैग्स के पेयर को बनाकर एक सिंगल एलिमेंट हमारे पास बनता है। पर जो मेरा इमेज एलिमेंट का टैग होता है वो एक सिंगल टैग होता है। सिंगल यानी इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, सिर्फ हम ओपनिंग टैग लिखते हैं और बीच के एट्रीब्यूट्स को लिख रहे होते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का टैग है। पर सिर्फ इमेज टैग हमारा सिंगल टैग नहीं होता, इसके अलावा हम लाइन ब्रेक टैग या हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके के काफ़ी सारे डिफरेंट टैग्स पढ़ेंगे जो खुद में अपने आप में सिंगल टैग्स होते हैं। अब सिंगल टैग्स में सिर्फ ओपनिंग टैग लिखा जाता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता। इमेज टैग को लिखने के लिए भी हम इसका सिर्फ ओपनिंग टैग लिखते हैं। इमेज एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए या पेज के ऊपर इमेज को बनाने के लिए हम इमेज टैग को लिखते हैं और फिर उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। पहला एट्रीब्यूट है हमारा सोर्स एट्रीब्यूट। सोर्स एट्रीब्यूट बताता है कि जो भी आप इमेज अपने पेज पर डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं उसका लिंक क्या है। तो यहीं पर दोबारा से हम दो तरीके के लिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। रिलेटिव लिंक कहने का मतलब है वो लिंक जो हमारे फोल्डर पर या हमारी किसी फाइल के अंदर ऑलरेडी लिखा गया है। जैसे अगर मैंने image.png कोई इमेज ली है तो वो इमेज मेरे फोल्डर के अंदर ही एग्जिस्ट करती होगी। और दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास होता है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक ऑल्टरनेटिव नाम। ऑल्टरनेटिव नाम कहने का मतलब है कि कभी कभार ना इंटरनेट डाउन हो जाता है, कभी कभार हमारी वेबसाइट थोड़ी सी स्लो हो जाती है, या फिर मान लीजिए हमारा कनेक्शन उतना ज़्यादा सुपर फास्ट नहीं है, या फिर जो इमेज हमें एक्चुअली पेज पे दिखनी चाहिए थी वो डिलीट हो गई। तो ऐसे केसेस में हम एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट वहाँ पर दिखा देते हैं कि यहाँ पर इमेज तो अभी अब नहीं दिखा पा रहे, इमेज हमारे पेज के ऊपर नहीं दिख सकती, तो किस चीज़ की इमेज थी वो बताने के लिए हम अपने ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। तो हम इमेज टैग बनाएंगे, उसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले इमेज को दिखाने के लिए हमारे पास एक एक्चुअल इमेज होनी भी चाहिए। तुम कोई भी रैंडम इमेज अपने इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें आयरन मैन की कोई इमेज डाउनलोड करनी है, तो आयरन मैन की अगर हम चाहें तो ये वाली इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। डबल क्लिक करके सेव इमेज या जो भी आपका प्रोसेस होता है आप कहीं से भी कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। इमेज को हम कहाँ पर स्टोर करने वाले, मैं अपने श्रद्धा खापरा नाम के फोल्डर के अंदर ही इस इमेज को स्टोर करूँगी। ये जो मेरी इमेज है इसको मैं अपने फोल्डर के अंदर दिखाऊंगी। तो इसे हम कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट ironman.jpeg। तो ironman.jpeg ये एक इमेज है जो मैंने डाउनलोड कर ली है। कौन से फोल्डर में डाउनलोड करी है? अपने श्रद्धा खापरा नाम के फोल्डर में डाउनलोड की है, और ये वही सेम फोल्डर है जिसके अंदर मेरी ये helloworld.html फाइल लिखी हुई है। तो आपकी इमेज और आपकी फाइल सेम फोल्डर के अंदर होनी चाहिए। अगर आप विंडोज़ पर काम कर रहे हैं और जब आप डाउनलोड कर रहे हैं किसी भी इमेज को, हम किसी भी रैंडम इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं, अभी कॉपीराइट की फिक्र नहीं करनी। पर अगर वो इमेज डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर डाउनलोड हुई है, लोकल ड्राइव C के अंदर या कहीं भी जाकर डाउनलोड हुई है, सबसे पहले आपको उस इमेज को helloworld.html जहाँ पर आपने ये फाइल बनाई है वहीं पर आपको उस इमेज को डालना पड़ेगा। जैसे अभी हमने क्या किया है, ये मेरी ironman.jpeg एंड यहाँ पर आकर मेरी helloworld.html की फाइल आ जाती है। तो दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम फोल्डर के अंदर हैं, तभी ये चीज़ वर्कआउट करेगी, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो अपनी इमेज को अब दिखाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इमेज टैग। सोर्स की अगर बात करें तो सोर्स को हम लिख सकते हैं, हमने क्या नाम दिया था इमेज का? ironman.jpeg। जो एग्जैक्ट नाम है
इमेज का वो पूरा का पूरा नाम यहाँ पर आना चाहिए। इसीलिए हमने रीनेम किया था ताकि उस इमेज को छोटा नाम दे सके। और ऑल्ट में हम लिख सकते हैं कि किसकी इमेज है, ये हम आयरन मैन की इमेज डिस्प्ले कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो मेरा सिंगल टैग होता है उस टैग के अंदर कंटेंट नहीं होता। जैसे अगर मेरा एंकर टैग था, एंकर टैग में दोनों टैग्स क्लोजिंग और ओपनिंग टैग के बीच में हम कुछ टेक्स्ट लिख पाते थे, या फिर पैराग्राफ में हम कुछ टेक्स्ट लिख पाते हैं, H1 में हम कुछ टेक्स्ट लिख पाते हैं। पर इमेज टैग सिंगल टैग होता है तो इसमें कोई टेक्स्ट नहीं होता। इसे कर लेंगे सेव एंड रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरी बड़ी सी आयरन मैन की इमेज यहाँ पर आ गई है। अब हम एक छोटा सा जुगाड़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो और एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक होता है मेरा हाइट एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैं 100px लिख रही हूँ। एक होता है मेरा विथ एट्रीब्यूट, यहाँ भी मैं 100px लिख रही हूँ। सेफ रिफ्रेश। तो क्या हुआ, ये इमेज बहुत छोटी सी होकर आ गई। ये जो है इसको जुगाड़ कहते हैं। एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकली प्रोफेशनल तरीके से कोड करेंगे तो हाइट और विथ को हम एट्रीब्यूट की तरह यूज़ नहीं करते। हाइट और विथ सेट करने के लिए हम हमेशा CSS को यूज़ करते हैं, पर क्योंकि अभी तक हमने CSS को पढ़ा नहीं है तो यहाँ ये px क्या है, px का मतलब पिक्सल्स होता है। इनको भी हम बाद में जाके सीख रहे होंगे कि पिक्सल्स का मतलब एक्चुअली होता क्या है। इसको 100 की जगह लेट्स गिव इट 300, तो ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी मेरी इमेज। सेव रिफ्रेश। तो इस तरीके की इमेज जो है वो मेरे पेज के ऊपर मुझे डिस्प्ले होकर दिख सकती है। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि हम यहाँ पर इमेज का जो है गलत नाम दे दें या फिर कोई गलत लिंक दे दें, लेट्स सपोज मैंने इसको बोल दिया ironman2.jpg, तो अगर आपने गलत नाम दिया होगा ना, अब अगर इसे रिफ्रेश करें तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। इस तरीके का आपको सिंबल दिखेगा। ये जो होता है सिंबल, ये सिंबल आपने कई बार देखा होगा अगर इंटरनेट स्लो होता है या कोई एरर आ जाता है तो। एंड उसके बाद आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी आयरन मैन इमेज। ये एक्चुअली मेरा ऑल्टरनेट टेक्स्ट है। तो बेसिकली जब इंटरनेट नहीं होता और इमेजेस नहीं दिख पाती तो उस टाइम पर ऑल्टरनेट टेक्स्ट बताता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर एक आयरन मैन की इमेज होनी चाहिए थी जो अभी दिखाई नहीं दे रही। अब जब भी हमारे पास HTML का कोड होता है और उसके अंदर हम अपनी इमेजेस को ऐड करना चाहते हैं तो उसको करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि हम कोई भी एक फोल्डर बना लें। लेट्स सपोज अपने श्रद्धा खापरा नाम का जो फोल्डर है जिसके अंदर अभी तक हम कोडिंग करते आए हैं, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बना दिया। इस फोल्डर को हम नाम देने वाले हैं क्लासरूम। मैंने इसे क्लासरूम फोल्डर नाम दे दिया। अब क्लासरूम फोल्डर को ओपन करने के लिए हम जा सकते हैं VS कोड के ऊपर फाइल, यहाँ से हम क्लिक करेंगे ओपन पर। ओपन पर हमारी पूरी जो फाइल का पूरा हायरार्की है कंप्यूटर में वो दिखाई देने लग जाएगा। तो जो क्लासरूम फोल्डर हमने बनाया है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो अभी क्या हुआ, VS कोड के अंदर मेरा पूरा क्लासरूम फोल्डर खुल गया है। इसे हम यहाँ पर वेलकम को हटा देते हैं। तो ये जो VS कोड है, इस सबसे लेफ्ट मोस्ट, ये जो सबसे टॉप पे आइकन होता है, ये हमारा एक्सप्लोरर आइकन होता है। इससे सारी की सारी फाइल्स वगैरह हमें दिखती हैं अपने करंट फोल्डर की। तो अभी VS कोड के अंदर इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा क्लासरूम नाम का फोल्डर खुला हुआ है। तो आप भी इस तरीके से एक फोल्डर बना सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, index.html नाम की एक फाइल बनाएंगे। तो हमने क्लासरूम के अंदर index.html नाम की एक फाइल बना दी। अब हम इसको हेलो वर्ल्ड नहीं कह रहे, अब हम इसको index.html कह रहे हैं। इसका नाम इंडेक्स ही क्यों है, तो इंडेक्स एक स्पेशल नाम होता है जो हम अपनी मेन HTML फाइल को देते हैं जब भी हम बड़ा सा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। तो हमने शुरुआत में ही इसको index.html फाइल दे दिया है नाम। यहाँ पर हम चाहें तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर सकते हैं, इसे सेम टाइटल दे सकते हैं, टैग्स इन HTML। सेफ। एंड इसके अंदर अब अपना इमेज टैग जो है उसको क्रिएट कर देते हैं। अब इमेज टैग क्रिएट करने के लिए हमारे फोल्डर के अंदर कोई इमेज भी होनी चाहिए, पर अभी हमारे फोल्डर के अंदर कोई इमेज नहीं है। तो इमेज को ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पुराने फोल्डर में गए, ये जो हमारी आयरन मैन की इमेज है इसको कॉपी कर लिया और हमारा जो फोल्डर था, क्लासरूम फोल्डर था, उसके अंदर पेस्ट कर दिया। आप भी अगर विंडोज सिस्टम पर काम करें या किसी और सिस्टम पर काम करें तो उसके अंदर आपको फोल्डर्स बनाना तो आता ही होगा। सिंपली हम कहीं भी जाकर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर या फोल्डर ऐड फोल्डर का हमारे पास ऑप्शन आता है, हम फोल्डर बना सकते हैं। उसके अंदर एक index.html फाइल VS कोड से क्रिएट कर लेंगे और अपनी जो भी इमेज हमने डाउनलोड की है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके या कॉपी पेस्ट करके आप इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हुई, एक हमारी HTML फाइल, एक हमारी इमेज। अब यहाँ पर जैसे ही आपने वहाँ इमेज का ऐड कर दी, VS कोड के अंदर ऑटोमेटिकली हमारी जो इमेज है वो दिखने लग जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास इमेज आ गई, index.html आ गई। अब हम अपने इमेज टैग के अंदर सोर्स में इसका लिंक लिख सकते हैं, विच इज़ ironman.jpeg एंड ऑल्टरनेट में लिख देते हैं आयरन मैन इमेज से कर लेते हैं सेव। और यहाँ से इसे क्लिक करके लेफ्ट वाला पोर्शन जो है उसको हटा सकते हैं। अब आपके VS कोड के ऊपर जब भी HTML फाइल होती है हमारे पास इस तरीके का एक ऑप्शन आता है जिसको क्लिक करने से क्या होगा, ब्राउज़र की जगह हमारे VS कोड के ऊपर ही चीज़ें खुलने लग जाएंगी। बट इसको हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, हम मोस्टली ब्राउज़र को यूज़ करने वाले हैं। तो हमारी जो index.html फाइल थी कहाँ पर थी, मेरे इस क्लासरूम नाम के फोल्डर में थी। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये टैग्स इन HTML
खुल जाएगी। मेरी पुरानी फाइल क्या थी? पुरानी फाइल ये थी जो डायरेक्टली श्रद्धा मापरा फोल्डर के अंदर थी। नई फाइल क्लासरूम फोल्डर के अंदर आ रही है। पुराने वाले को क्लोज कर देते हैं। ये मेरी नई इमेज आ गई। यहाँ पर HTML कैपिटल L कर देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल के अंदर कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। बट ये हमेशा याद रखना है कि अगर बेटर तरीका ये हुआ कि जब भी हमें इमेज ऐड करनी हो उसको सेम फोल्डर के अंदर ऐड करें जो हमारे index.html का है। वरना अगर इमेज किसी और फोल्डर में होगी तो यहाँ पर जो सोर्स में लिंक हमें लिखना पड़ेगा, हमारा रिलेटिव लिंक, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कुछ केसेस में आपके एरर आएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि आप वो एरर्स अभी फेस करें। अभी के लिए डायरेक्टली उसी फोल्डर के अंदर हम अपनी इमेज को ऐड कर रहे होंगे। अब एक और सेकंड तरीका होता है इमेज एलिमेंट को ऐड करने का, जिसमें हम क्या करते हैं, सोर्स के अंदर अपने एब्सोल्यूट URL को यूज़ करते हैं। URL यानी लिंक। तो अभी तक हमने रिलेटिव लिंक यूज़ किया था, यानी इमेज हमारे कंप्यूटर के अंदर ही थी, हमारे फोल्डर के अंदर ही थी। बट अब हम ऑनलाइन इमेजेस को देखने वाले हैं। जैसे अगर हम ऑनलाइन जाएं और अभी अगर लेट्स से हमें कैप्टन अमेरिका की अगर हमें ये वाली इमेज जो है इसको ऐड करना है, या फिर लेट्स से इस इमेज को ऐड करना है, तो इस इमेज को ऐड करने के लिए डबल क्लिक जब भी हम करेंगे ना इमेजेस के ऊपर इंटरनेट पर, तो यहाँ पर हमारे पास एक लिंक आएगा, कॉपी लिंक एड्रेस, या एक ये कॉपी इमेज एड्रेस। लिंक एड्रेस का मतलब होगा इस पूरे जो पेज है, इंफॉर्मेशन है, उसका लिंक, पर हम इमेज का एड्रेस है इसको कॉपी करेंगे। कॉपी इमेज एड्रेस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसको कॉपी करके अब हम सोर्स में जाकर ironman.jpg की जगह इस लिंक को कर देंगे पेस्ट, इसे कर देंगे सेव। अब ये क्या है? ये एक बड़ा सा लिंक है, इंटरनेट के ऊपर जो होस्टेड इमेज है ये उसका बड़ा सा लिंक है। इसे सेव कर दिया और यहाँ पर जाकर अपने टैग्स इन HTML को रिफ्रेश कर दिया। तो अब क्या हुआ? पेज रिफ्रेश हुआ और यहाँ पर यही सेम इमेज जो यहाँ पर थी वो अब मुझे अपने पेज के अंदर दिखाई दे रही है। पर अगर ये इमेज इंटरनेट से डिलीट हो गई तो मेरे पेज के ऊपर से भी इमेज डिलीट हो जाएगी। तो ये डिफरेंस होता है रिलेटिव में जो आप इमेज ऐड करते हैं, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर के ऊपर है, उसके डिलीट होने के चांसेस कम है, तो वो हमेशा दिखाई देगी। जबकि अगर आपने इंटरनेट से कोई रैंडम इमेज उठाई है तो वो इंटरनेट वाली इमेज कभी भी डिलीट हो सकती है, तो वो आपके पेज से भी कभी भी डिलीट हो जाएगी। तो दोनों तरीके की इमेजेस हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग अलग इमेजेस हमारे पास ज़्यादा सूट